रिडक्शन वाली जो सरफेस होती है उसको स्मूथ करने के वो काम आता है। उसमें अब वो ग्लास मटेरियल को भी स्मूथ करना हो सकता है, वो किसी मेटलर्जिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं या ये जो ज़्यादातर स्टैचू मोनूमेंट्स बनाने का काम करते हैं या बिल्डिंग्स में जो नाइस फिनिशिंग करनी होती है, वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने किसी ऐसे मटेरियल से जो खुरदरा हो उस मटेरियल से रगड़ाई करनी होती है वो और नाइस फिनिशिंग करने के काम में, तो वो ज़्यादा स्पीड से रेत को या प्रोलाइड मटेरियल को जो रेत की तरह हो उस तरह के मटेरियल को स्प्रे किया जाता है बहुत हाई स्पीड से। जैसे पानी आप लोग स्प्रिंकल करते हो ना या शॉवर करके जिस तरह वो पानी पौधों को लगाते हैं, सेम इसी तरह ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोलाइड मटेरियल को या सैंड मटेरियल को स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर, शीशे के ऊपर या जिस भी चीज़ की आपने रगड़ाई करके नाइस फिनिशिंग करनी होती है, वो मेटल की भी हो सकती है, वो सिरेमिक मटेरियल भी हो सकता है, उन चीज़ों की रगड़ाई करने के काम आता है। तो ये मतलब इसकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ इनकी इस तरह की हैं कि वो किसी और चीज़ से हमें नहीं मिल सकती, इसलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वन बाय वन इनको करते हैं। सबसे पहले मेटल्स एंड अलॉयज़। मेटल, ये प्योर मेटल के तौर पे तो बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि प्योर मेटल ये आराम से सेपरेट ही नहीं होती। जब हमने इसकी सेपरेशन पढ़ी थी तभी देखा था इसमें या तो मरकरी एज ए इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करता है, जिस चीज़ का आपने इलेक्ट्रोड बनाया होता है वो इलेक्ट्रोड एज ए इम्प्योरिटी बीच में एग्जिस्ट करता है। वो सोडियम पोटाशियम भी हो सकते हैं, वो आयरन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, वो कोई ना कोई मेटल जो इसमें साथ में को एग्जिस्ट माइन्यूट क्वांटिटी में कर रही होती है वो साथ में उसकी फिर वो अलॉय की फॉर्म में होता है। प्योर मेटल जब बना भी लें आप प्योर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर के थ्रू तो उनके अपने यूजेस हैं, प्लस अलॉयज़ यानी जिस भी मेटल के साथ इसका फ्यूज्ड फॉर्म में आपने प्रोडक्ट लिया है, लेंथेनाइट का मरकरी के साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ या और जो ऊपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए थे उनके साथ जो आपके पास अलॉय टाइप मटेरियल आया वो उसमें अब जब प्योर मेटल लिया जाता है तो एज अ रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूज होता है जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अब रिड्यूसिंग सब्सटेंस के तौर पे रिडक्शन की जो डेफिनेशन है, एक है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी चीज जो भी इलेक्ट्रॉन दे रही होती है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस के तौर पे काम करेगी। उसमें दूसरी डेफिनेशन रिडक्शन की ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, पूछें सवाल। हाथ अभी किसी ने खड़ा किया है, बोलो फरा। फरा फारूक बोले। अस्सलाम वालेकुम मैम, अलाउ कर दें बच्चों को। बेटा मैंने लॉग किया हुआ है, आ रहे हैं वो, जी ऑटो ठीक अलाउ है। किया हुआ है, वो खुद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं वेटिंग में है। नहीं, जो जिनका ज्वाइन हो गया लिंक, अगर आपका उसका इशू नहीं है तो आपको खुद, मैंने वो ऑटो अलाउ पे लगाया होता है, वो खुद ब खुद एडमिट होते जाते हैं। ओके। जैसे जैसे आपका नेट कनेक्शन बहाल होता जाता है ना तो वो ऑटो लिंक के थ्रू वो खुद ही आ जाता है, ऐड हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा जी। रिडक्शन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो काम ये मेटल एज अ रिड्यूसिंग सब्सटेंस करती हैं। मेटेलोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने मेटलर्जिकल रिएक्शन के थ्रू मेटल को प्योर फॉर्म में सेपरेट करना होता है, उनको बोलते हैं मेटेलोथर्मिक, यानी एक तरह से मेटलर्जिकल प्रोसेस जहाँ पे मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है उसकी ओर्स में से। अब यहाँ पे ये आयरन का बताया हुआ है कि आयरन ऑक्साइड की जब सेपरेशन की जाती है तो वहाँ पे सीरियम को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। सीरियम इसकी ऑक्सीजन भी रिमूव करवा देता है, प्लस आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है तो वो रिड्यूस हो गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन उसने एब्जॉर्ब किए हैं। तो सीरियम ने दोनों काम किए हैं, उसने इलेक्ट्रॉन भी दिए हैं प्लस उससे ऑक्सीजन भी रिमूव करवाई है। तो रिडक्शन की जो दो डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे हुए हैं। तो इसमें आप सीरियम की जगह पे और भी कोई लेंथेनाइट मेटल हो, प्रोमेथियम है, प्रेजोडाइनियम है, वो भी यूज़ की जा सकती हैं। ज़्यादा सीरियम को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बाकी भी यूज़ हो सकती हैं। और ये एक एग्जांपल है आयरन की, कि आयरन की एक्सट्रैक्शन करनी हो तो उसकी ओर्स, ये हेमाटाइट ओर का फार्मूला लिखा हुआ है जो ज़मीन में आयरन की ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा भी कोई और जिसको आपने ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करनी हो या निकल की एक्सट्रैक्शन करनी हो, तो ये ज़मीन में ज़्यादातर ऑक्साइड फॉर्म में पाई जाती हैं। उन ऑक्साइड्स में से, ऑक्साइड वाले जो सॉल्ट जो ज़मीन में है एक्सेसिव अमाउंट में, उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सीरियम को या लैंथेनाइट की और कोई भी जो मेटल है जो प्लस उसका रिड्यूसिंग सब्सटेंस के तौर पे काम करती हो, उसको लेके उसकी रिडक्शन करवाई जा सकती है और उससे प्योर मेटल प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये इसको फिर रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं और डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसी को ही बोलते हैं। उसकी वजह यह है, डीऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता हो। तो ये एक ही चीज़ के दो नाम है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस या डीऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। उसके तौर पे ये लेंथेनाइट ओर्स जो हैं, ये आयरन की सेपरेशन करनी हो, कॉपर की करनी हो, एल्यूमिनियम की मेटलर्जिकल प्रोसेस हो, निकल का हो, ये जितनी भी मेटल्स हैं उनके मेटालोथर्मिक रिएक्शंस के थ्रू उनको प्योर फॉर्म में सेपरेट करने के काम आती हैं। नेक्स्ट है एलॉय की फॉर्म में। एलॉय जो इनकी एग्जिस्ट करती है कि इसके साथ दूसरी मिल के लैंथेनाइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उसके बीच में सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इस तरह की मेटल साथ में को एग्जिस्ट कर रही होती है और 95% तक लैंथेनाइट मेटल होती है। तो उसमें थी मिश मेटल, उसका ये कलेक्टिव नाम दिया जाता है। ये बेसिकली लैंथेनाइट की एलॉय है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में लैंथेनाइट के मेटल्स होती हैं और कुछ क्वांटिटी में बीच में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह हो सकता है। तो ये मिश मेटल लैंथेनाइट की जो बेसिकली एलॉय फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको फिर आगे मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा इग्नाइटर के तौर पे यानी आग स्पार्क इंजन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें स्पार्क क्रिएट करना होता है। तो जब आप लोग मोटरसाइकिल अगर कभी देखा हो, उसके बीच में जब वो प्लग साफ करते हैं तो वो प्लग की जो टिप होती है वहाँ पे आग लगनी होती है। तो वो प्लग की बनाने में पार्ट्स यानी मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो इंजन से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे स्पार्क इस्तेमाल होता है। फिर पहले घरों में गैस लैंप्स होते थे। गैस लैंप्स में ये करते थे कि वो एक बारीक धागे का ऊपर लगाया जाता था, जिसको आग लगाते थे तो थोड़ी देर बाद वो वाइट कलर का होके तो फिर वो रोशनी देता था। तो गैस लैंप्स के या स्टोव्स, जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स आजकल मार्केट में यूज़ भी होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव और या इलेक्ट्रिक स्पार्कर जिसके थ्रू आग लगाने के लिए यूज़ कर रहे होते हो, उनकी जो टिप्स होती हैं वो ये मिश मेटल से बनाई जाती हैं। ये मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं स्पार्क करने के लिए। इंजन का पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव है, गैस स्टोव है, गैस का जो लैंप यूज़ होता था वो है, उनकी जो टिप्स होती हैं जहाँ पे आग लग रही होती है, उन चीज़ों के लिए इग्नाइटर, ये जो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बीच में भी ये मिश मेटल का बना हुआ होता है। एक इसकी अलॉय है, उसका नाम है मिश मेटल। उसके बीच में 95% तक लैंथेनाइट होती है, बाकी बीच में आयरन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह होती है। दूसरी इसकी अलॉय है, उसका नाम होता है और मेटल, AuEr। ये भी इनकी ही अलॉय है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और लैंथेनाइट की निस्बत लैंथेनाइट ओर्स जो हैं वो कम होती हैं। इसमें आप कह लो कि 50% सीरियम है, 25% तक लैंथेनम है। तो इसमें लैंथेनाइट का मिश मेटल में 95% तक लैंथेनाइट मेटल्स होती हैं, इसके बीच में 75% तक लैंथेनाइट मेटल्स होती हैं, बाकी बीच में मैग्नीशियम और सल्फर कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, जो कि फिर फ्लिंट मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। फ्लिंट वो सिगरेट्स के भी हो सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट मिलते हैं, और गैस लाइटर्स के हो सकते हैं, जहाँ पे भी स्पार्क करके तो आग लगती है, उस तरह के मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होता है। ये तो है उससे जो चीज़ें बनती हैं। इस तरह के मटेरियल जब ज़मीन में से ये एक्सट्रैक्ट होते थे, तो पुराने ज़माने में आपने देखा होता है कि वो टीवी में, ड्रामों में दिखा रहे होते हैं कि पत्थर को रगड़ के आग लगाना। पत्थर को रगड़ के जो आग लगती है, उसमें इस तरह का मटेरियल हो पत्थर में,
जिससे रगड़ने से आग लगती हो, ये वो वाले मटेरियल हैं कि जिनकी स्पार्किंग, फ्रिक्शन के थ्रू स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग से आग लगती है। ये नहीं है कि हर पत्थर से आग लग जाती है, वो इग्नस टाइप के मटेरियल होते हैं। इग्नस ऐसा मटेरियल जिसको आग लग सकती है, तो ये इनको इग्नस मटेरियल कहते हैं। ये इग्नाइटर में इस्तेमाल होते हैं। तो ये मिश मेटल है या लेंथेनाइट की अलॉयज, और ये दूसरी है और मेटल या मिश मेटल, या और लेंथेनाइट प्योर भी है। तो उसके जो सॉल्ट्स हैं वो इग्नाइटर में इस्तेमाल होते हैं। इग्नाइटर के तौर पे अब वो स्टोव में है, गैस लैंप में है, स्पार्कर के तौर पे इंजन में है, मोटरसाइकिल के इंजन्स में है, कार के इंजन्स में है, जहाँ जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आवानी है तो वो स्पार्किंग का काम में ये आता है। और इसके अलावा ये टेलीविजन की फास्फोरस स्क्रीन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कैटालिस्ट इन पेट्रोलियम कैकिंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि पेट्रोलियम की जब डिस्टिलेशन करके तो उसके डिफरेंट ऑयल होते हैं, तो ये वहाँ पे भी इनको सॉल्ट्स को क्रैकर के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, ये थी इसकी एज अ मेटल या अलॉय की फॉर्म में यूजेस। नेक्स्ट नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस हैं, वो इसकी सिरेमिक्स में होती हैं। सिरेमिक में इस तरह से कि ये कलर्ड इसके सॉल्ट्स होते हैं, तो जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जाता है तो उसको उसमें स्पेसिफिक टाइप का सिरेमिक्स यूज होते हैं। तो सिरेमिक मटेरियल में इस तरह की चीज़ मिक्स की जाती है कि वो कलर्ड पूरी, जैसे वो मिट्टी पूरी कलर्ड हो जाए। ये नहीं कि पेंट ऊपर आपने सिर्फ अप्लाई करना है, ऐसा उस मिट्टी के बीच में, सिरेमिक के बीच में मिक्स किया जाता है कि वो पूरी की पूरी कलर्ड मिट्टी बन जाती है। तो ये सिरेमिक में कलर के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। फिर ग्लास इंडस्ट्री में कलर के तौर पे यूज होते हैं। आपने ग्लास के apparatus बनाने होते हैं, बाइनोकुलर्स बनाने होते हैं, जिनको कह लो, या वो जो बाइनोकुलर्स उनको बोलते हैं, जो दूरबीन है, वो बनाने का कोई भी अपरेटस कलर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए थे। उसके अलावा इनको पॉलिशिंग के लिए, ग्लास अपरेटस की पॉलिशिंग के लिए, उसकी सरफेस नाइस हो, स्मूथ सरफेस हो, रफ सरफेस ना हो, क्योंकि अगर ग्लास के एजेस कहीं से भी निकले हुए तो वैसे भी तो बहुत बुरी तरह से टूटते हैं और जख्मी कर सकते हैं। तो उसकी पॉलिशिंग करने, प्रोड्यूस करने के लिए के सॉल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट 2000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। ये एक की एग्जांपल लिखी हुई है, सीरियम सल्फेट। सीरियम सल्फाइड जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी इतना टेम्परेचर अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद ये मेल्ट होगा। इस वजह से ही ये भट्टियों में जो टेम्परेचर मैक्सिमम किया जा रहा होता है 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन लोहा या स्टील अगर प्योर उसका कंटेनर बना हुआ हो तो वो इतने टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है। तो जो ऑटो किलेंस होती हैं या जितना भी किलेन भट्टियां जिनको कहते हैं, उनके बीच में ऐसा मटेरियल अंदर पेस्ट किया जाता है, जैसे मिट्टी का लेप किया जाता है उसके अंदर, इस तरह का मटेरियल कि वो ज्यादा आग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हीट को बर्दाश्त कर सके और वो चीज खुद से मेल्ट ना हो जाए। जैसे पहले वो मिट्टी के होते थे तंदूर, अब उन्होंने वो स्टील के बनाए होते हैं तंदूर, उनके अंदर मिट्टी लगाई होती है। उस मिट्टी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो जो कंटेनर होता है उसको मेल्ट नहीं होने देती बाहर से। सेम उसी तंदूर की तरह का कह लो कि वो बड़ी भट्टियाँ ऑटो क्लेंस बनी होती हैं, उन क्लेंस के बीच में रिफ्रैक्टरी मटेरियल अंदर ईंटों की तरह लगाया जाता है या पेंट की तरह अप्लाई किया जाता है। सिर्फ उसका पर्पस ये होता है कि वो पूरा जो ऑपरेटर स्टील का है वो मेल्ट ना हो जाए, या वो क्लेन जो बनाई हुई है, बिल्डिंग जो बनाई हुई है जिसके बीच में आग लगा के तो आगे ग्लास को मेल्ट करना है या मेटलर्जिकल प्रोसेस कोई और करना है, तो वो ऑपरेटस मेल्ट ना हो जाए। तो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए ये वाले मटेरियल इस्तेमाल होते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे। इनके सल्फाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, ये वाले जो सॉल्ट्स हैं, या बोराइड यानी बोरॉन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ जो इनके कंपाउंड बनते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट अबव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं।
फिर एज अब्रेसिव मटेरियल, इसका मैंने अभी आपको प्रोलाइट का नाम बताया था। ये प्रोलाइट इसमें अब्रेसिव मटेरियल के तौर पे पॉलिशिंग सर्फेसेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बीच में मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड है, सीरियम है, लैंथनम है, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, और प्लस उसमें ये रेत सिलिका भी होती है कुछ क्वांटिटी में, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी बीच में ये इन मेटल्स की होती है, सीरियम और लैंथनाइड मेटल्स की। उसको प्रोलाइट कहते हैं और वो इसमें सरफेस फिनिशिंग के काम आता है। पेंट इंडस्ट्री में वो टेक्सटाइल की आपने पेंट करना है, आपने लेदर का पेंट करना है, शीशों के बीच में कोई कलर स्पेसिफिक करना है, ये पेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा डिफरेंट तरह के कलर्स जो इंट्रोड्यूस करने होते हैं, तो वो उनके सॉल्ट, सीरियम के सॉल्ट, नियोडाइमियम के सॉल्ट्स उनमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मेडिसन में ये यूज़ होते हैं एज अ एंटी एलर्जी सब्सटेंस भी यूज़ होते हैं। फिर कुछ वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए होती हैं, सी सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए, और रेड ब्लड सेल्स या ब्लड क्लॉटिंग जो हो रही होती है खून में उसको कंट्रोल करने के लिए इसके सॉल्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। प्लस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्बिसाइड्स या फंजीसाइड्स, उनके लिए उस तरह की दवाइयों में भी इसके लैंथनाइड के सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में भी ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इनको फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। गैस मेंटल में लैंप्स में जो आपको बता रही थी कि जो गैस लैंप्स हुआ करते थे शुरू में, उनके बीच में, या स्ट्रीट लाइट्स पुरानी जो होती थी, आप लोगों ने, अब यहाँ पे तो नहीं होती, लेकिन वो जैसे कार्टून लगते होते थे पहले, छोटे होते थे टॉम एंड जेरी वाले, उस तरह के कार्टून में वो दिखाते होते थे कि साइड पे रात के टाइम पे बड़ा सा वो स्ट्रीट में बॉक्स टाइप मटेरियल होता था, बॉक्स बना होता था जिसके बीच में लाइट होती थी। उस तरह की वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको बनाने के लिए वो गैस मेंटल गैस वाले होते थे, उसके बीच में ये लैंथनाइड के कंपाउंड्स यूज़ किए जाते थे ताकि वो इग्नाइटर का काम करें और रोशनी उसमें से निकले। फिर ये केमिस्ट्री के बीच में इंडिकेटर के तौर पे, रिड्यूसिंग सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते होते हैं। एक स्पेसिफिक एग्जांपल सीरियम सल्फेट की दी हुई है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आयरन की टाइट्रेशन जब करनी होती है ना, आयरन 3 की एस्टिमेशन, आयरन 3 को आयरन 2 में कन्वर्ट करके उसकी एस्टिमेशन की जाती है, तो वो वहाँ पे ये सीरियम के सॉल्ट्स जो है, सीरियम +4 के सॉल्ट्स वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका ये आता है कि ये इसको सीरियम की टाइट्रेशन में, आयरन की टाइट्रेशन में सीरियम आयंस को यूज़ किया जाता है। फिर कैटालिटिक एप्लीकेशन अभी ऊपर भी एक बताई है कि पेट्रोलियम क्रैकिंग जब करनी होती है उसमें यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम के अलावा ऑयल रिफाइनरीज में इनको क्रैकर के तौर पे, कैटालिटिक क्रैकर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन इसकी थी जो अप्लाइंसेस में, चूँकि ये फास्फोरस मटेरियल होता है यानी चमकने वाला मटेरियल होता है, तो जो पिक्चर ट्यूब्स होती है वो चाहे टेलीविज़न की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे ये लैपटॉप्स की हो, उनकी पिक्चर ट्यूब जो होती है, या ये स्क्रीन आप कह सकते हो सादा लफ्ज़ों में, जो स्क्रीन है उसको बनाने के लिए भी इनके ये मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फास्फोरेसेंस बिहेवियर की वजह से, यानी चमकने की वजह से। दूसरा होता है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इनका बिहेवियर है, उस वजह से ये एक इसका सॉल्ट है गार्नेट, फेरी मैग्नेटिक गार्नेट उसको बोलते हैं, उसके बीच में लैंथनम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। वो गार्नेट मटेरियल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, जो कि माइक्रोवेव से को रिलेट करते हैं, जिससे रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, उनके बीच में वो डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये गार्नेट मटेरियल अब माइक्रोवेव होता है जहाँ पे भी आपको रेडिएशन के थ्रू काम करना होता है, या जब आप मेडिसिन की बात करते हो तो वहाँ पे एक आप पढ़ते होते हो MRI करवाई है, तो वो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का एब्रीवेशन है, तो उसके लिए भी मैग्नेटिक लाइट सोर्स चाहिए होता है, तो वो मैग्नेटिक रेडिएशंस का जो सोर्स है वो ये गार्नेट मटेरियल होता है। तो ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहाँ पे भी रेडिएशन से हमने काम लेना हो तो उनको बनाने में इनको इस्तेमाल किया जाता है, सोर्स ऑफ रेज रेडिएशन।
मैग्नेटिक रेज जो हैं, माइक्रोवेव रेज की रेंज में वो आती हैं, तो उनके लिए वो मोबाइल्स हैं, टीवी है, रेडियो है, उन सबको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी अब लिखा हुआ है कि इतने इतने % यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर लेज़र इंडस्ट्री में नियोडाइमियम का लेज़र है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। और MRI अभी जो बोला था कि दिमाग का वो जो एक तरह से एक्सरे करवाते हैं उसको MRI कहते हैं, वो एक्सरे करवाने के लिए गैडोलिनियम के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो मैग्नेटिक मटीरियल के तौर पे। नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है फिशन प्रोसेस हो रहा होता है कि यूरेनियम की जब फिशन प्रोसेस एक दफ़ा आप न्यूट्रॉन उस पर स्ट्राइक कर दें तो वो क्रिप्टॉन और जियॉन में बेरियम में कन्वर्ट होता जाता है और साथ में न्यूट्रॉन्स निकलते जाते हैं। वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स अगर निकलते जाएं तो वो अनकंट्रोल्ड फिशन प्रोसेस होता है जो कि बॉम्ब में होता है। जब हम बात करते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकल रहे होते हैं उनको हम बीच में से रिमूव करवाते हैं ताकि वो प्रोसेस कंट्रोल्ड रहे और ये ना हो कि वो बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन हो जाए। वो कंट्रोल रॉड्स बीच में यूज़ की जाती हैं। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम की भी हो सकती हैं और ये लेंथनाइड मटेरियल की भी हो सकती हैं। उनका काम ये होता है कि वो जो फिशन प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता जाए ताकि फिशन प्रोसेस अनकंट्रोल्ड ना हो जाए या उससे एक्सप्लोजन ना हो जाए। तो ये कंट्रोल रॉड के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल की जाती हैं ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को रिमूव करवाया जा सके। प्लस ये चूंकि इनका हैवी स्ट्रक्चर होता है तो ये गुड शील्डिंग मटेरियल के तौर पे काम करती हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो कवरिंग मटेरियल होते हैं उनके बीच में भी इनको यूज़ किया जाता है। फिर एटॉमिक बैटरीज में प्रोमिथियम है, इसमें से उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं तो एटॉमिक बैटरीज में उसको यूज़ करते हैं। यट्रियम हाइड्राइड हाइड्रोजन मॉडरेटर के तौर पे यानी न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन मॉडरेटर के तौर पे भी उसको यूज़ किया जा सकता है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कम किया जाए। लैंथेनाइड ऑक्साइड डाइल्यूएंट के तौर पे भी काम करते हैं। डाइल्यूएंट का मतलब एक काम वही है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को रिमूव करना, या तो उनको रॉड की फॉर्म में बीच में इंसर्ट करना है यानी सॉलिड रॉड बना के, या अगर आपने उसको जैसे सादा लफ्जों में कह लो मिलावट करना कि यूरेनियम के बीच में लैंथेनम के ऑक्साइड्स मिक्स कर दिए जाते हैं। उनकी मिक्सिंग करने से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन उस वक्त प्रोसेस में जनरेट होंगे यूरेनियम की क्रैकिंग से, वो ये लैंथेनम के ऑक्साइड्स जो हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो लैंथेनम के ऑक्साइड यूरेनियम के साथ रिएक्ट नहीं करते। इस वजह से वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है सिर्फ उनको एब्जॉर्ब करके सिस्टम में से रिमूव कर देते हैं और उस प्रोसेस को फिर आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लैंथेनम के ऑक्साइड डाइल्यूएंट के तौर पे भी न्यूक्लियर फ्यूल में डाले जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को रिमूव कराया जा सके। फिर जब फिशन प्रोसेस के बाद में जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनको सिस्टम में रिकवर करना होता है तो ये को प्रेसिपिटेंट्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेडिएशंस हमें जब रिक्वायर्ड होती हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा, गैमा पार्टिकल्स, तो यूरेनियम इसमें से यूरोपियम है EU, उसको अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशन सोर्स के तौर पे। ये है इनकी एप्लीकेशंस का शॉर्ट व्यू। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्टिनाइड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। एक्टिनाइड का पोर्शन वो होगा जो लैंथेनाइड सीरीज का ही नेक्स्ट है। एक्टिनाइड सीरीज ये इनको F ब्लॉक के ही ये दूसरी कैटेगरी है, लेकिन ये 5F सीरीज है। लैंथेनाइड को 4F सीरीज कहते हैं और एक्टिनाइड को 5F सीरीज कहते हैं। हमने बहुत दफ़ा लैंथेनाइड को बीच में पहले रिवाइज किया हुआ है कि उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नाम सही से सबके याद करने हैं। इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है मोनाजाइट के साथ कैसे किया जाता है, एसिड क्रैकिंग, बेस क्रैकिंग कैसे होती है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो आपने कलर प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस में ये इग्नाइटर मटेरियल है, क्रैकिंग के तौर पे पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज़ हो रहा होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, कलरिंग मटेरियल के तौर पे इनके सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, डीकलराइज़र के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं।
फिर इसको प्रोलाइट मटेरियल, रिफ्रैक्टरी मटेरियल होने की वजह से भी इनके यूजेस हैं। और नेक्स्ट उनको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए या रेड ब्लड सेल्स की बॉडी में क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए एनीमिक जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है ताकि उन्हें रेड ब्लड सेल्स कम ना हो जाएं। इसी तरह से फंजीसाइड और हर्बीसाइड्स बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस थे जो पीछे डिस्कस किए हैं, उनको आप पढ़ना, गो थ्रू होना, तो आपको इंशाल्लाह आराम से समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी किसी लफ्ज़ का मतलब ना समझ आए तो फिर आप बेशक क्लास में जब आओगे तो पूछ लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।